तो आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है हमारे इस चैनल टोटल फिजिक्स में। मैं डॉक्टर मनीष कुमार तिवारी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क। ये चारों के चारों जो क्वांटिटीज है वो थर्मोडायनामिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिना इसके नॉलेज के, बिना इसके कंसेप्ट के हम लोग थर्मोडायनामिक्स में कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, पहले इसको देखते हैं। टेम्परेचर इज ए फिजिकल पैरामीटर ऑफ ए बॉडी दैट डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर एक ऐसा फिजिकल पैरामीटर है जो किसी भी थर्मोडायनामिकल सिस्टम के कोल्ड या हॉट होने के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देता है कि वह कितना कोल्ड है, मतलब लो एनर्जी का है, हॉट है अथवा हाई एनर्जी का है। तो इसके बारे में जानकारी हमें टेम्परेचर के माध्यम से मिलता है। अब इस टेम्परेचर को समझने के लिए हमने इनके जो फीचर्स है, प्रॉपर्टीज है, उनको हमने वन बाय वन हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यह है कि टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव वेरिएबल, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम। अब ये इंटेंसिव वेरिएबल क्या होता है, एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या होता है, अगर इसको आपको जानना चाहते हैं तो इसको आप हमारे इसी थर्मोडायनामिक सीरीज में, हमारे प्रीवियस लेक्चर में आप इसको देख सकते हैं। तो फिलहाल टेम्परेचर एक इंटेंसिव वेरिएबल होता है। इंटेंसिव वेरिएबल का मतलब कि ऐसा वेरिएबल जो सिस्टम के मास और साइज से इंडिपेंडेंट हो। तो इसका मतलब टेम्परेचर एक ऐसा फिजिकल पैरामीटर है जो थर्मोडायनामिकल सिस्टम के अंदर, वो थर्मोडायनामिकल सिस्टम के मास और उसके साइज से फ्री है, इंडिपेंडेंट है। मतलब कि सिस्टम के अंदर किसी भी पॉइंट पर टेम्परेचर लेंगे तो वह एक ही वैल्यू मिलेगा हमें, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो। नेक्स्ट पॉइंट है कि टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ये तो सेम वही चीज था जो मैंने डेफिनेशन में समझाया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज द प्रॉपर्टी which decides not only the direction but also the amount of heat energy to be flown between the neighboring systems। मतलब एक अगर टेम्परेचर को कहा जाए तो टेम्परेचर एक ऐसा फिजिकल पैरामीटर है जो इस बात को केवल नहीं डिसाइड करता है कि हीट फ्लो होगा, लेकिन यह भी श्योर करता है कि कितना हीट फ्लो होगा। तो मतलब कि जैसे मान लीजिए कहा जाए कि हमारे पास एक सिस्टम ए है और यह सिस्टम हमारे पास बी है और इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। तो यदि T1 की वैल्यू अगर हमने इस तरह से लिया कि T1 इज ग्रेटर देन T2, तो इस सिचुएशन में एनर्जी ए से बी की तरफ फ्लो करेगा और ये तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर आपस में बराबर न हो जाए। तो इसका मतलब कि हाई और लो टेम्परेचर होना यह निर्धारित तो करता है कि किधर से किधर हीट एनर्जी फ्लो करेगी, लेकिन कितना करेगा इस बात को भी निर्धारित करता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम इज द प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइंस वेदर और नॉट द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द नाइबरिंग सिस्टम। तो कोई भी थर्मोडायनामिकल सिस्टम अपने नाइबरिंग सिस्टम से थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, इस चीज को भी हम लोग टेम्परेचर से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए कि हमारे पास एक थर्मोडायनामिकल सिस्टम है जो इसको दो हाफ में डिवाइड किया हुआ है, यह पहला है और यह सेकेंड हाफ है ना। तो यदि कहा जाए कि ये दोनों के दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तो डेफिनेटली T1 मस्ट बी इक्वल टू T2। अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो हम लोग यह कहेंगे कि ये हमारे दोनों के दोनों सिस्टम, मतलब हमारा थर्मोडायनामिकल सिस्टम और उसका नाइबर जो है, नाइबरिंग सिस्टम जो है, वो दोनों के दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि इफ टू सिस्टम्स आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम दे मस्ट बी एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो यदि इसके कन्वर्स में कहा गया कि यदि दो सिस्टम को कहा गया कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है तो डेफिनेटली उनका टेम्परेचर अलग अलग होगा और जहां बड़ा टेम्परेचर होगा, ज्यादा टेम्परेचर होगा, वहां से कम टेम्परेचर की तरफ एनर्जी फ्लो करेगी। टेम्परेचर इज लाइक थर्मल पोटेंशियल काजिंग द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी।
तो इसका मतलब कि जिस तरह से कहा इसको हम लोग थर्मल पोटेंशियल कर रहे हैं। अब थर्मल पोटेंशियल शब्द क्यों कहा मैंने यहाँ पर, इसके पीछे एक लॉजिक आप दे सकते हो ऐसे कि जैसे कि दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच में यदि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है, मीन्स वी वोल्टेज का डिफरेंस है, तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कि वी वोल्टेज का डिफरेंस है, तो उसमें एक चार्ज इधर की तरफ मूव करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव प्लेट के बीच में वोल्टेज डिफरेंस है। तो इस प्रकार के पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, और वह काम क्या करता है, एनर्जी को या करंट को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्लो करने का काम करता है। इन द सेम वे टेम्परेचर भी वही काम करता है थर्मोडायनेमिक्स में, कि दो पॉइंट के बीच में, अगर दो सिस्टम के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तो उनके बीच में एनर्जी फ्लो करने को अलाउ करता है। तो इस तरह से इसको हम लोग एक तरह से थर्मल पोटेंशियल के संज्ञा भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ a molecule in a system. A particular molecule does not have temperature, it has energy. The gas as a system has temperature. बहुत ही पॉइंट की चीज है यहाँ पर। कहा गया कि किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का जो एवरेज काइनेटिक मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी होगी वह टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है, कही गया कि किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, तो किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगा अपना, टेम्परेचर नहीं। लेकिन जब इन्हीं पार्टिकल से मिलकर के हमारा गैसीय सिस्टम कंपोज होगा तो उन सभी एनर्जीज को हम टेम्परेचर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और उस समय हमें बताते हैं कि जो पूरे के पूरे ये पार्टिकल से जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम बना है हमारा, उन सभी की जो एनर्जीज थी उनके टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगी। तो इसको लिखते हैं थर्मल एनर्जी को कि Kb इंटू टी। Kb इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज द केल्विन टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट इज कि किसी सिस्टम के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग थर्मोमीटर कहते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर्स आर नोन एज थर्मोमीटर्स। तो आशा करते हैं कि टेम्परेचर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन अच्छी हो गई होगी। इन सभी पॉइंट्स को आप अगर बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं और अपने नोट्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इसको आप आराम से कॉपी पर लिखते जाइए, और यह एग्जाम में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स के रूप में तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जिस टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी भी एक अनदर थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके बारे में जानना कि यह होता क्या है। तो द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन and their motion is called internal energy of the system. It is denoted by capital U. ये तो डेफिनेशन रहा। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये होता है कि किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में उसके जो पार्टिकल्स हैं, मीन्स जिन मॉलिक्यूल से मिलकर के, जिन पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उनका अरेंजमेंट क्या है, और प्लस उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, मतलब उनके मोशन के कारण जो एनर्जी है वो क्या है। इन दोनों को अगर मिला दें तो इसी को ही हम लोग सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और उनकी पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और यह थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की अपनी खुद की एनर्जी होती है। अब इसी को समझने के लिए हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है कि ये इंटरनल एनर्जी का दो पार्ट क्या होगा। तो पहला पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी में किसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो कंट्रीब्यूशन इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो मैंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स को कहाँ से मिलता है, कैसे होता है उनके पास। तो सभी के सभी पार्टिकल्स या तो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे होते हैं, रोटेशनल मोशन भी साथ ही साथ कर रहे होते हैं, और अपने मीन पोजीशन के बाद वाइब्रेट भी करते रहते हैं। तो उनके ट्रांसलेशनल मोशन के कारण उनके पास कुछ ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी, उनके रोटेशनल मोशन के कारण उनके पास कुछ रोटेशनल एनर्जी होगी, और उनके वाइब्रेशनल मोशन के कारण उनके पास कुछ वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगी। इन सभी को अगर मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो जो एनर्जी बनती है उसको हम लोग
इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जो होता है वह केवल और केवल टेम्परेचर का फंक्शन होता है। अब नेक्स्ट पार्ट है contribution in internal energy due to intermolecular forces is called internal potential energy and it is denoted by UP. It depends upon the separation between the molecules. इसका मतलब क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये दोनों बातों को आप जानेंगे तो किसी भी गैसेस सिस्टम को समझ करके आप उसके बारे में बता सकते हैं कि इसका इंटरनल एनर्जी किन बातों का किन पैरामीटर्स का किन वेरिएबल्स का फंक्शन हो सकता है। तो कहा गया कि जो दूसरा कंट्रीब्यूशन जो पोटेंशियल एनर्जी का होता है वो कहाँ से आता है। तो जब किसी थर्मोडायनामिकल सिस्टम के अंदर हम पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उनके हर एक पार्टिकल पर उनके नाइबर के कारण कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। तो इस फोर्स के कारण उनके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाती है। उस पोटेंशियल एनर्जी को ही हम लोग इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और यह इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर निर्भर करता है, जैसे आप पढ़े होंगे कि न्यूटोनियन फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जब दो पार्टिकल्स को एक सर्टेन डिस्टेंस पर रख देते हैं तो उनके पास एक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है और उसके कारण उस पर एक पोटेंशियल भी होता है जिसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप कहते हैं। तो यहाँ पर उनके कंस्टिट्यूशन के कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है जो कि जिसके रिस्पॉन्सिबल में जिसके कारण में जो पोटेंशियल होगा उसको इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और यह पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर निर्भर करती है कि दो पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, मॉलिक्यूल्स कितनी दूरी पर है। तो इस तरह से अगर पहले वाले हिस्से में देखा जाए तो यह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, दूसरे वाले पोटेंशियल एनर्जी वाले हिस्से को देखा जाए तो यह पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो पोजीशन मतलब वॉल्यूम भी आ जाएगा क्योंकि अगर लेंथ का डायमेंशन है पावर 3 कर देंगे तो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इंटरनल एनर्जी को हमने यहाँ डिस्कस किया हुआ है। अब आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। यदि किसी हम लोग आइडियल गैस की बात करते हैं तो आइडियल गैस की स्थिति में इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो हम लोग आइडियल गैस के केस में लिखते हैं कि U इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। क्लियर? लेकिन यहीं पर हम लोग अगर मान लीजिए कि रियल गैस की बात कर लेते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ रियल गैस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बोथ। तो यदि हम लोग किसी रियल गैस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जो है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों का फंक्शन होगा। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको एग्जाम में भी कई बार पूछा गया, कभी आइडियल के लिए पूछा जाता है, कभी रियल के लिए पूछा जाता है और दोनों के दोनों आंसर होते हैं, हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि रियल गैस में मतलब रियल गैस का मतलब क्या होता है, जो वन टू वन टाइप की इक्वेशन को फॉलो करते हैं उनको हम लोग रियल गैस कहते हैं। तो रियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन होता है। नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ए स्टेट फंक्शन सो इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल। यदि इंटरनल एनर्जी किसी थर्मोडायनामिकल सिस्टम की बात करते हैं तो वो स्टेट पर डिपेंड करता है। स्टेट का मतलब क्या होता है, तो यदि मान लीजिए जाए कि हमारे पास यह एक पीवी डायग्राम है, ये पी है एक्सिस है, ये वी एक्सिस है, तो इसमें हमने एक स्टेट 1 कहा और दूसरा स्टेट 2 कह दिया। तो इंटरनल एनर्जी इस स्टेट का फंक्शन है। जैसे यहाँ पर कह सकते हो कि इसका वॉल्यूम V1, इसका प्रेशर P1, इस पॉइंट के लिए कह सकते हो कि इसका प्रेशर P2 और इसका वॉल्यूम V2 है कि नहीं। तो इंटरनल एनर्जी जो होता है वो स्टेट का फंक्शन होता है, वो पाथ फंक्शन नहीं होता है। और जो वेरिएबल्स जो फिजिकल क्वांटिटीज स्टेट फंक्शन होते हैं वह एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल होते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल होंगे और साथ ही साथ उनको हम जब चेंज को लिखते हैं तो स्मॉल डी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम इसको डी से लिखेंगे क्योंकि यह स्टेट फंक्शन है। अगर यही पाथ फंक्शन होता है तो इसको डेल्टा यू से लिखते, जो कि है नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। When work is done on the system, then its internal energy increases. जब वर्क थर्मोडायनामिकल सिस्टम पर किया जाता है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। अब इसको कैसे समझाया जाएगा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप जानते हो कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब देखो मैंने जो यहाँ पर डिस्कशन किया था इस केस में वह चीज आ गया कि Q और W क्या स्टेट फंक्शन नहीं है, ये पाथ फंक्शन है। तो इनके डिफरेंस को, इनके चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
जबकि इंटरनल एनर्जी U क्या होता है कि स्टेट फंक्शन होता है, तो इसको इसके डिफरेंस को हम लोग D से लिखा हुआ है ना। तो हम इक्वेशन को देख करके भी ये बता सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल स्टेट फंक्शन है, कौन सा वेरिएबल पाथ फंक्शन है। और सबसे कंफ्यूजन होता है तब जब हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं, तो देखे होंगे कि बहुत जगह डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू ऐसे भी लिखा गया है, कहीं डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू ऐसे भी लिखा है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू ऐसे भी लिख दिया है कि नहीं। तो आपको क्या लगता है क्यू यू डब्ल्यू तो सब में वैसे ही लिखा गया है, लेकिन ये सभी के सभी इक्वेशंस जो आप पहले पढ़ते थे ये सभी के सभी गलत है ना। हमने इस बात का इसमें ध्यान ही नहीं दिया है कि कौन सा वेरिएबल किस टाइप का है, ये सभी के सभी गलत है। एग्जैक्ट डेफिनेशन यह है। तो अब क्या कहा गया कि डी यू की वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं, तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी डेल्टा क्यू दिया तो ये माइनस डेल्टा डब्ल्यू कर लेते हैं, या इसको आप डेल्टा क्यू माइनस पी डी वी कर लेते हैं। तो यदि कहा गया कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि हमारे पास एक थर्मोडायनामिकल सिस्टम है, तो इसका अभी वॉल्यूम कुछ है, मान लीजिए V1। जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हुआ तो इसका वॉल्यूम घटेगा, तो अब ये क्या हो गया V2। ये अगर इसको हम लोग V2 कह लेते हैं, तो P dV का मतलब क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो P V2 माइनस V1। तो चूंकि V2 कम हो गया, V1 ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, निगेटिव आएगी। और जब ये निगेटिव आएगा तो ये निगेटिव और यहाँ पर निगेटिव है, तो ये मिल करके क्या हो जाएगा, सॉरी डी यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस पी डी वी हो जाएगा। तो इस तरह से इंटरनल एनर्जी थर्मोडायनामिकल सिस्टम का बढ़ जाएगा। और इसी के उल्टा जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो उन केस में इंटरनल एनर्जी थर्मोडायनामिकल सिस्टम का घट जाता है, जिसको कि यहाँ पर लिखा गया है। क्लियर। तो हम लोगों ने अभी तक टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी का डिस्कशन कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थर्मोडायनामिकल क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड हीट। हीट क्या होता है? तो हीट को बहुत ही सिंपल एक लाइन में डिफाइन किया जाए कि हीट में बी डिफाइंड एज एनर्जी इन ट्रांजिट। तो जो कुछ भी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एनर्जी फ्लो करती है, दैट इज कॉल्ड हीट। ये तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। अब यहां पर कई एस्पेक्ट्स हैं, देखिए ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास दो सिस्टम है, एक को ए कहा, एक को हमने बी कह दिया। सिस्टम ए है और सिस्टम बी है। तो सपोज कि इस सिस्टम का टेम्परेचर T1 है, इस टेम्परेचर का T2 है, तो इनके पास एनर्जी तो है ही कुछ ना कुछ। वह एनर्जी अभी क्या है, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में इसके अंदर है T1 टेम्परेचर पर। इसी तरह से सिस्टम बी में जो कुछ भी इसके पास एनर्जी है वह टेम्परेचर T2 के फॉर्म में है, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में है टेम्परेचर T2। तो जब तक ये दोनों के दोनों एक दूसरे से आइसोलेटेड है, हम हीट की बात कर ही नहीं सकते कि हीट क्या है इसके अंदर। अब क्या हो सकता है कि जैसे ही हमने इन दोनों को कांटेक्ट में ले आए, अब शर्त है यहां पर कि मान लिया जाए कि T1 बड़ा हो जाता है T2 से। तो इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, तो इन दैट सिचुएशन एनर्जी विल फ्लो। जो कुछ भी इसके पास एनर्जी स्टोर था, जो इंटरनल एनर्जी के टर्म में था, जो कुछ भी इसके एनर्जी था स्टोर था इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में था, तो चूंकि यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है इसके सापेक्ष, तो यहाँ से एनर्जी जो है बी की तरफ चलना प्रारंभ हो जाएगी। तो एनर्जी ए से फ्लो करेगी बी की तरफ। तो अब इस ट्रांजिशन के दौरान जो कुछ एनर्जी फ्लो की, दैट इज कॉल्ड हीट। उसी को यहाँ पर लिखा गया। अब दूसरी संभावना क्या हो सकती है कि T1 लेस देन T2। तो अगर ऐसा है तो उस केस में B से A की तरफ एनर्जी चलेगा, क्योंकि A के पास अपनी एनर्जी है इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, B के पास अपनी एनर्जी है इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, तो यहां से एनर्जी इधर की तरफ शिफ्ट करेगी। तीसरा सिचुएशन हो सकता है कि दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाए, तो उस केस में A और B के बीच में कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों के दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो यदि दो या दो से अधिक थर्मोडायनामिकल सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में भी है, तो वहां पर भी हम हीट का कंसेप्ट नहीं ला सकते हैं। ओके, तो अब इन्हीं सब बातों को हम लोग प्रॉपर्टी वाइज स्टडी करेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है,
द फ्लो ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज टेक्स प्लेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज। मैंने इसको देख लिया पहले ही कि जब ए और बी दो सिस्टम हमने लिया था, ए और बी दो सिस्टम लिया था, उनके बीच में जब जब टेम्परेचर डिफरेंस था, देख सकते हो ये वाला केस था, ये वाला केस था, तो इसमें एनर्जी फ्लो कर रही है। लेकिन जब बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, तो कोई एनर्जी फ्लो नहीं कर रहा। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया कि द फ्लो ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज टेक प्लेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज। ये तो क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है कि द हीट फ्लो बिटवीन टू बॉडीज एट सेम टेम्परेचर कैन नॉट टेक प्लेस। मैंने इसको भी देख लिया है, आप इसको भी देखे हो कि दो सिस्टम में ए और बी का टेम्परेचर आपस में बराबर था, T1 जब T2 के बराबर था, तो कोई हीट एनर्जी फ्लो नहीं कर रही है। थर्ड पॉइंट है हीट इज ए पाथ फंक्शन, सो इट इज इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएबल। तो इसीलिए हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा Q इज इक्वल टू du प्लस डेल्टा W। तो ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएबल है Q, ये पाथ फंक्शन है, इसलिए इसमें हम चेंज में डेल्टा यूज करते हैं चेंज को दिखाने के लिए। ऐसे W भी हमारा पाथ फंक्शन है, तो यह भी इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएबल होगा, तो इसके भी चेंज को लिखने के लिए हम लोग डेल्टा शब्द का, डेल्टा लेटर का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। तो यह हो गया हमारा स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या हम कह सकते हैं कि हीट एंड टेम्परेचर आर नॉट द सेम, वी मे से दैट हीट इज ए कॉज एंड टेम्परेचर इज द इफेक्ट। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक इज वर्क, कि वर्क क्या होता है। तो अभी तक हम लोगों ने टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी और हीट को देखा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वर्क, थर्मोडायनामिकल वर्क क्या होता है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक भी होगा। तो वर्क इज डिफाइंड एज द एनर्जी ट्रांसफर्ड अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम के बाउंड्री के क्रॉस जो भी एनर्जी ट्रांसफर होता है, लेकिन शर्त है कि कोई मास का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो जो एनर्जी ट्रांसफर होगा उसको ही हम लोग वर्क के रूप में जानते हैं। अब इसको हम लोग कुछ ऐसे प्रॉपर्टी पर देखा जाए कि अ सिस्टम में लूज एनर्जी बाय मैकेनिकल मेथड। कोई सिस्टम अपनी, जैसे मैंने कहा कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास, तो एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है मैकेनिकल मेथड से। जैसे मान लिया जाए कि कहीं प्रेशर डिफरेंस है, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण जो वर्क होगा वो मैकेनिकल टाइप वर्क होगा। वहीं पर अगर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी फ्लो करेगी वो थर्मल वर्क हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफरेंस है तो वहां पर इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। तो इस तरह से हम लोग वर्क को डिफाइन कर लेते हैं। अब वर्क के टर्म में बताया जाता है कि वर्क इज पॉजिटिव व्हेन डन बाय द सिस्टम, मतलब व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन वर्क विल बी पॉजिटिव। ठीक है, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देन इट इज negative. And the last, work done is a path function, so it is inexact differentiable. तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है और थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस क्या होता है, जो हमारे अपकमिंग वीडियोस में आपको मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।